क्या अगर आप अपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो इसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी होगा? और इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाएं तो भी कहां दिखाएंगे? क्या इस पर कोई टैक्स सरकार को हमें देना होगा? कई सारे सवाल यहां पर निकल कर आ रहे हैं। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर करने पर क्या कोई नोटिस, टैक्स पेनल्टी आ सकती है? आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, सेल्फ ट्रांसफर को लेकर रखा गया है, यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री को लेकर। यानी कि आप अपने ही खाते से पैसा निकालकर अपने दूसरे खाते में जमा कर रहे हैं। एक सेविंग अकाउंट से दूसरे सेविंग अकाउंट में, या एक करंट अकाउंट से दूसरे करंट अकाउंट में, या सेविंग से करंट, या करंट से सेविंग में। चाहे वो आप यूपीआई से, एनईएफटी, आरटीजीएस ऑनलाइन माध्यम से करते हो, या फिर कोई और तरीका है जिससे आप पैसा ट्रांसफर करते हैं। सवाल यह आता है, जो भी पैसा आपने ट्रांसफर किया है अपने एक ही पॉकेट से दूसरे पॉकेट में, ये आपका पैसा माना जाता है? क्या इसे हमें आईटीआर में दिखाना जरूरी है? इनकम टैक्स के नियम क्या कहते हैं? क्या कोई रूल है? क्या इनकम टैक्स के अंदर कहीं पर जगह है जो इसकी जानकारी आपको देनी पड़ सकती है? आज के इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवानी है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए नीचे नंबर पर। नोटिस का रिप्लाई करवाना चाहते हैं तो भी आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और जानते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है, आईटीआर में कहां और कैसे दिखाएं? क्या अपनों पैसों पर हमें टैक्स यहां पर देना पड़ सकता है? तो यहां पर एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम अपने ही बैंक अकाउंट में दूसरे बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पैसा जमा करते हैं तो आईटीआर में क्या दिखाना जरूरी है, और आईटीआर में कैसे दिखाएंगे और कहां हम दिखाएंगे? तो इसी सवाल का जो है वो जवाब आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सेल्फ ट्रांसफर होता क्या है? यानी खुद का ही पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी एक पॉकेट से पैसा मैंने निकाला है और दूसरे पॉकेट में ही मैंने पैसा रखा है, इसे हम सेल्फ ट्रांसफर कहते हैं। यह सेल्फ ट्रांसफर आपका कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर जो पैसा आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपका ऑलरेडी या तो टैक्स्ड है, या उसको ऑलरेडी आपने इनकम जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अगर नहीं किया तो आप आईटीआर में उसको डिक्लेयर कर दे। जो भी आपकी इनकम आती है, जैसे सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी बेची है, रेंट की इनकम आ गई, तो वही इनकम जो है वो आप अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो दूसरी बार जब आप ट्रांसफर करते हैं उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। यानी एक इनकम पर एक बार टैक्स आप देंगे, बार बार इनकम ट्रांसफर करने पर फिर आपको टैक्स बार बार नहीं लगेगा। अगर आपने एक बार टैक्स दे दिया है फर्स्ट टाइम, तो उस केस में नेक्स्ट टाइम अगर उसी पैसे को आप ट्रांसफर करते हैं तो अपने ही खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो आपका कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये सिर्फ एक ट्रांसफरिंग ऑफ मनी है जो आप अपने ही खाते से दूसरे खाते में करते हैं, अगर सेम पेन है। अगर किसी और के खाते में कर रहे हैं तो वहां पर आपको देखना होगा कि नेचर क्या है। हो सकता है गिफ्ट हो सकता है लोन हो, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम खुद के ही अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, सेम पैन नंबर है, तो उस केस में कभी भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। टैक्स ट्रीटमेंट नॉट टैक्सेबल, ना ही वो इनकम है, ना ही इस पर कोई टैक्स आपको देना है, क्योंकि पैसा जो है वो ऑलरेडी आपने उस पर टैक्स दे दिया है, आईटीआर में दिखा दिया है। वापस बार बार उसी पर टैक्स नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए अगर किसी के पास 1 लाख रुपए 30% टैक्स दे दिया, तो वो बार बार टैक्स देकर तो जीरो हो जाएगा। तो 70% आपका बैलेंस, आपका पर्सनल पैसा है, जो व्हाइट मनी है, इसको आप कहीं पर भी पैसा जमा कर सकते। इसके बारे में सरकार आपसे कभी भी नहीं पूछेगी। तो यहां पर ना ही कोई इनकम आपने जनरेट करी है, यहां पर कोई नई इनकम जनरेट नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, सेल्फ ट्रांसफर जो है वो ना आपकी इनकम है, और लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ एज ए रखना होगा। कभी भी फ्यूचर में अगर नोटिस आती है तो वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए, जिससे आप डेबिट क्रेडिट जो भी होगा बैंक में, वो आपको दिखाना होगा कि भाई यहां से डेबिट हुआ, यहां से क्रेडिट हुआ है, और ये मेरा ही पैसा ट्रांसफर हुआ है। सेल्फ ट्रांसफर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तब बन सकती है अगर आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, या बैंक स्टेटमेंट में आप एंट्री मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। लार्ज ट्रांजैक्शन है तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है, कोई और केस में भी क्यों ना भेजे, अगर उसने देख लिया कि कई सारे लार्ज ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, तो उस केस में वो आपसे सवाल पूछ सकता है। तो अभी भी आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट जो है दोनों का मैच करके बताना होगा, हाईलाइट करके चीजें रखनी होगी,
पहले से ही ये प्रिपेयर करके रख लें। आप एक बार बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके ले आए या बैंक से लेकर आ जाए, और दोनों ही चीजें जो है वो हाईलाइट करके अपने पास एज ए फाइल रखें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई नोटिस आए भी लार्ज ट्रांजैक्शन वालों के लिए तो आपके पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो। ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद 4 साल बाद जाकर ये वर्किंग आपको करनी है, आज ही आपको वर्किंग कर लेनी है। पूरे साल का बैंक स्टेटमेंट ले आइए, जितनी भी आपकी बैंक है, 1 बैंक है, 2 बैंक है, 3 बैंक है, उन तीनों बैंकों का बैंक स्टेटमेंट ले आइए। जब जब आपने पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया है, हाईलाइट वहां पर कर दे, एक में डेबिट होगा, एक में क्रेडिट होगा, सेम डेट आपका होगा, तो उस ट्रांजैक्शन हाईलाइट करके रख लें और एक फाइल में आप रख लें, ताकि कभी भी अगर नोटिस आती है तो एज इट इज आप कॉपी जो है वो भेज सकते हैं। आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। कई बार लोग कैश डिपॉजिट करते हैं और फिर ट्रांसफर करते रहते हैं, तो यहां पर आपका जो ट्रांसफर है वो तो टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन ये कैश कहां से आया है उसके बारे में पूछा जाएगा। लार्ज कैश होगा तो उस केस में दिक्कत आ सकती है। अनएक्सप्लेन हुआ तो हायर परसेंट पे टैक्स आपको लगाया जा सकता है। कई बार आपकी इनकम जो है वो मिसमैच भी हो सकती है, यानी आपके ट्रांजैक्शन तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन आईटीआर में इनकम कम दिखाइए, 1 लाख 2 लाख रुपए। ट्रांजैक्शन आपके 50 लाख 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन है, उसमें से आपकी इनकम जो है वो 5 लाख है, 10 लाख है। आप बार बार ट्रांजैक्शन घुमा रहे हैं कंफ्यूजन करने के लिए, ताकि किसी को पता ना चले, इसमें भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, जो भी इनकम आपकी एक्चुअल में फर्स्ट टाइम आई है उसको आप आईटीआर में जरूर दिखाएं। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे कभी भी क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। ऐसा नहीं कि आईटीआर भर दी तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं मांगेगा, कभी भी वो क्लैरिफिकेशन जो है वो आपसे पूछ सकता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 अप्रैल 2025 को एसबीआई बैंक से एचडीएफसी बैंक में मैंने 2 लाख रुपए ट्रांसफर करे, ये सेल्फ ट्रांसफर था, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये मेरा खुद का पैसा है। 18 मई को फिर से मैंने एचडीएफसी बैंक से आईसीआईसी बैंक में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर करे, ये भी सेल्फ ट्रांसफर था, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, सेम पैन के अंदर हुआ है। 2 जुलाई को आईसीआईसी बैंक से एसबीआई बैंक के अंदर 3 लाख रुपए सेल्फ ट्रांसफर करे, यहां पर सिर्फ मूवमेंट ऑफ फंड हो रहा है, कोई यहां पर नई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। उसी तरह से 10 सितंबर और 22 दिसंबर को भी मैंने एसबीआई से एक्सिस और एक्सिस से एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसा जो वो ट्रांसफर किया, लगभग 10,50,000 रुपए जो है वो मैंने सेल्फ ट्रांसफर करे हैं, इस पर 1 रुपए का भी टैक्स जो है वो आपको नहीं देना है, ये ध्यान रखिएगा। कोई टैक्स आपको इस पे नहीं देना है, ये कोई आपकी इनकम नहीं है, ये सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री है, सेल्फ ट्रांसफर है, आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा मूवमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं, एक प्रोविजन है आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी का, ये समझना जरूरी है। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी 2 केस में होती है, एक तो सेविंग डिपॉजिट अगर आप करते हैं 50 लाख से ज्यादा, और एक होता है करंट अकाउंट। अगर आपका है, बिजनेस पर्सन है तो ज्यादातर करंट अकाउंट रखते हैं। करंट अकाउंट के अंदर अगर आपने 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा डिपॉजिट किया है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है, ये आपको पता है। सेविंग अकाउंट में भी 50 लाख से ज्यादा का अगर आपने डिपॉजिट किया है तो आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यहां पर आईटीआर आपको फाइल करनी है अगर आपकी इनकम भले 0 हो या बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी 4 लाख के अंदर भी क्यों ना है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी है। मान लीजिए आपकी 1 लाख 2 लाख 3 लाख की इनकम है, लेकिन आपके सेविंग के जो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट साइड, ध्यान रखिएगा हमेशा आपको देखना है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देखता है। क्रेडिट साइड यहाँ पर जो है सेविंग अकाउंट का सभी बैंकों के अंदर, जितनी भी इंडिया के अंदर आपकी बैंक है, 2 बैंक है, 3 बैंक है, 4 बैंक है, सभी को मिलाकर क्रेडिट साइड देखना है। 50 लाख से ज्यादा है सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा है, आईटीआर आपको फाइल करनी है, भले आपकी इनकम 1, 2, 3 लाख रुपए क्यों ना हो, 4 लाख से कम भी क्यों ना हो। एग्रीगेट सारे डिपॉजिट देख लें, चाहे वो सेविंग का ब्याज हो, चाहे वो पैसा लोन आया हुआ हो, सभी को आपको देखना है, टोटल क्रेडिट आपको देखना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपको नहीं देखना है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं देखना है, आपको सिर्फ क्रेडिट साइड देखना है। एक होता है आपका डिपॉजिट साइड, एक होता है आपका विड्रॉल साइड। तो यहाँ पर जो डिपॉजिट साइड है या क्रेडिट साइड है वही आपको देखना है, जहां पर आपके बैंक खाते में पैसा आता है। तो सभी सेविंग बैंक अकाउंट जो डिपॉजिट साइड है कंबाइन करके आपको देखना है। फिर ये क्रेडिट चाहे एनएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस से आया हो, यूपीआई से आया हो, चेक से आया हो, या डिमांड ड्राफ्ट हो, इंटरेस्ट क्रेडिट हो, कैश डिपॉजिट हो, सब चीजें आपको कंसिडर करनी है। अच्छा, इसमें क्या क्या नहीं आएगा, तो एक तो क्लोजिंग बैलेंस तो हमने मना कर दिया, क्लोजिंग बैलेंस आपको नहीं देना 31 मार्च का। इसके अलावा अगर फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट बैलेंस है, वो भी आपको नहीं देखना, यहां पर सिर्फ सेविंग और करंट की बात हो रही है। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट की अगर मेच्योरिटी आई तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड वैल्यू, अगर कोई म्यूचुअल फंड है जो सेविंग नहीं माना जाएगा, उसको कंसिडर नहीं करना है। शेयर मार्केट डीमेट के जो अकाउंट है उनमें जो ट्रांजैक्शन है उनको आपको कंसिडर नहीं करना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। सैलरी हमारी क्रेडिट हुई 1.5 लाख रुपए की, सेल्फ ट्रांसफर हमने किया एसबीआई से एचडीएफसी बैंक 5 लाख रुपए। फिर बिजनेस रिसिप्ट, ये हमारा सेल्स है, टर्नओवर आया है 3,20,000 रुपया, कैश डिपॉजिट किया है 2.5 लाख रुपया, रेंट रिसीव हुआ है 1,80,000। तो इस तरह से हमने स्विफ्ट ट्रांसफर किया है, यानी एफडी सेविंग से एफडी करी है 6 लाख रुपए की, लोन अमाउंट आया है 10 लाख का, एलआईसी मैच्योरिटी 7.5 लाख की, गिफ्ट रिसीव हुआ है 5 लाख रुपए, पीएफ विड्रॉल आया है 6 लाख रुपया और सेविंग इंटरेस्ट आया है 30,000 रुपया। अब इसमें सबसे पहले तो हमें इनकम देखनी है। तो ये सैलरी 1.5 लाख की मेरी इनकम हो गई। इसके अलावा सेल्फ ट्रांसफर नहीं है, बिजनेस रिसिप्ट है, तो इसका 10% प्रॉफिट मान लेता हूं, ये सेल है अगर तो यहाँ पर 32,000 रुपया मेरा ये हो गया। फिर कैश डिपॉजिट आपने किया है 2.5 लाख रुपया, तो ये देखना है कैश डिपॉजिट आपने क्यों किया हुआ है। अगर ये पैसा जो है वो आपको कोई गिफ्ट मिला है, लोन मिला है, अगर लोन है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 100% यहाँ पर पेनल्टी आप पर आ सकती है। अगर ये बिजनेस सेल है तो 25,000 रुपया मैं और इसको ऐड कर देता हूं। रेंट रिसीव्ड हुआ है 1,80,000 का, ये भी मैं ऐड कर देता हूं। अच्छा एफडी है, इस पर जो ब्याज मुझे मिलेगा वो ये रहा 30,000 रुपया, तो ये ब्याज सेविंग का मैं ऐड कर देता हूं। लोन मेरा इनकम नहीं है, एलआईसी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होती है, गिफ्ट रिसीव किया है फादर से, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, पीएफ विड्रॉल है, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, सेविंग इंटरेस्ट हमारा टैक्सेबल हो गया। अच्छा ये सभी को अगर मैं मिलाकर देखूं 1.5 लाख 1,80,000 रुपए, यानी कि आपका 3,20,000 3,30,000 रुपए ये हो गया, साथ में ये 60,000, ये मिलाकर कुल 4 लाख के अंदर ये आ जाता है। अगर ये 4 लाख के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं बनना, लेकिन आपका टोटल क्रेडिट जो है वो 50,80,000 हो गया है, यानी 50 लाख से क्रॉस कर गया, आईटीआर फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा। भले ही आपकी इनकम जो है वो 4 लाख के अंदर है, लेकिन आपका टोटल क्रेडिट जो है बैंक का वो ज्यादा है, तो यहां पर आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अच्छा अब अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप आईटीआर में अगर आएंगे डैशबोर्ड पे ई फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न में सिलेक्ट करेंगे आईटीआर फॉर्म। आईटीआर जो भी आप सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन रीजन बताइए क्यों आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। तो पहला रीजन क्या है, आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख से अगर ज्यादा है तो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अच्छा ये तो केस हमारा है ही नहीं, 4 लाख से अंदर है। दूसरा केस, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, कुछ कंडीशन जो 7th प्रोविजो में दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, 7th प्रोविजो सेक्शन 139(1). अच्छा इसके अंदर क्या कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा अगर करंट अकाउंट में पैसा अगर आपने डिपॉजिट किया तो इस पर टिक करें। और इसके अलावा यहां पर देखिए फॉरेन ट्रैवल किया है 2 लाख से ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया है यहां पर 1 लाख से ज्यादा, तो ये हमारा नहीं है, लेकिन ये हमारा रहेगा क्योंकि यहां पर सेविंग का डिपॉजिट आ जाता है। तो ये जो अदर कंडीशन है इसमें आपको आ जाना है। जैसे ही आप आ जाएंगे अदर कंडीशन में, नेक्स्ट आपको यहां पर जो है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको डिटेल देनी होगी, जहां पर आपको 7th प्रोविजो का दिखाई देगा। अच्छा यहाँ पर करंट अकाउंट का 1 करोड़ है, हमने टिक किया था, तो यहाँ पर हमें अमाउंट डालने दिया जाएगा, तो यहाँ पर हम 1 करोड़ 5 लाख रुपया जो है वो डाल देंगे, जितना भी हमारा क्रेडिट हुआ है करंट अकाउंट के अंदर, जितना भी हमारा क्रेडिट हुआ है ऑल क्रेडिट हम यहाँ पर डाल देंगे। अच्छा सेविंग अकाउंट के अंदर भी था, तो आपका डिपॉजिट चाहे 1 से ज्यादा सेविंग अकाउंट हो, 50 लाख से ज्यादा है, तो ये हमने कैलकुलेट किया था 50,80,000 रुपया ये था। तो ये फिगर जो है वो आपको देना होगा, जितना भी क्रेडिट टोटल क्रेडिट है वो यहां पर आईटीआर के अंदर आपको बताना होगा। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ सेल्फ ट्रांसफर नहीं, पूरा का पूरा बैंक अकाउंट क्रेडिट जितना भी है ऑल क्रेडिट साइड। कहीं पर क्रेडिट कहा गया होगा, कहीं बैंक वाले जो है वो डिपॉजिट कहते हैं, तो जो भी टोटल होगा आपका, टोटल कहां से देखना है यहां पर ध्यान रखिएगा, 1/4/2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में जितना भी अच्छा डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, तो जो क्रेडिट साइड है वो आपको लेना है, टोटल लेना है, याद रखिएगा टोटल लेना है। आईटीआर में क्या सेल्फ ट्रांसफर हमें दिखाना है ये भी बता देते, तो कहीं पर भी आपको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी जो 5 लाख आपने सेल्फ ट्रांसफर किए थे, जितना भी आपने किया था, ना आप सैलरी में दिखा सकते हैं, ना अदर सोर्स में दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं दिखा सकते, बिजनेस प्रोफेशन में भी नहीं दिखा सकते, कैपिटल गेन में भी नहीं, एग्जेम्प्ट इनकम में भी नहीं, ना ही ये आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं। आप टर्नओवर बनाकर नहीं दिखा सकते, आप कैश टर्नओवर बनाकर नहीं दिखा सकते, इनकम बनाकर नहीं दिखा सकते। सेल्फ ट्रांसफर जो ट्रांजेक्शन है वो इंडिविजुअल कहीं पर आपको नहीं दिखाना है,
जो दिखाना है वो मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पर आप दिखा सकते हैं 50 लाख से ज्यादा है सेविंग अकाउंट में और 1 करोड़ से ज्यादा है करंट अकाउंट में। इसके अलावा कहीं पर भी आपको नहीं दिखाना है। सर अगर इनकम टैक्स की नोटिस आई तब क्या करना होगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको यह बताना है जो इनकम आपने डिक्लेयर करी है और जो बैंक का क्रेडिट आ रहा है उसका जो डिफरेंस है, क्योंकि यहां पर सेल्फ ट्रांसफर है, खुद के ही बैंक अकाउंट से हमने किया है, यहां पर जो ट्रांसफर है वो इनकम नहीं है और आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो एज ए प्रूफ देना होगा। मान लीजिए एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें से हमने सेल्फ ट्रांसफर किया था, तो एसबीआई बैंक में हमने डेबिट किया होगा तो आपको बैंक स्टेटमेंट में डेबिट मिल जाएगा डेट का, और अगर हमने क्रेडिट किया था पंजाब नेशनल बैंक के अंदर तो आपको डेट और अमाउंट दोनों को हाईलाइट कर देना है। मान लीजिए आपने एसबीआई बैंक में 1/4/2025 को डेबिट हुआ था 5 लाख रुपया, तो आपको पंजाब नेशनल बैंक में 1/4/2025 को ही क्रेडिट मिलेगा 5 लाख रुपया। ये दोनों आपको स्टेटमेंट के अंदर हाईलाइट कर देना है, अपने पास रखिएगा। अगर नोटिस आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सबमिट आपको करने होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर इसको देख लेता है, वेरीफाई कर लेता है, सेल्फ ट्रांसफर है, तो इस केस में आपको कोई भी डिमांड नहीं लगेगी। तो ध्यान रखिएगा, सेल्फ ट्रांसफर अगर आप करते हैं, खुद के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ऑनलाइन करेंगे तो बेस्ट है। कैश में ज्यादातर लोग अगर करते हैं तो कभी ना करें। कैश निकाल कर अपने ही अकाउंट से कैश अगर जमा करते हैं, एक तो कैश निकालने पर ध्यान रखिएगा 20 लाख से ऊपर आपको टीडीएस कट जाता है अगर आप पिछले 3 सालों के आईटीआर नहीं भरते हैं, और अगर आप लगातार आईटीआर भरते हैं तो 1 करोड़ के ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉल किया है तो उस केस में 2% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन आईटीआर फाइल नहीं करते उन लोगों के लिए 20 लाख तक तो छूट है, लेकिन 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 2% टीडीएस लगेगा, 1 करोड़ के ऊपर अगर गया तो 5% टीडीएस लगेगा। तो एक तो आपका टीडीएस कट जाएगा, जिससे होगा क्या कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा आपने कैश विड्रॉ किया है। अच्छा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देगा कि इतना कैश क्यों विड्रॉ किया गया, इसका कारण बताइए। अच्छा, फिर वापस आप कैश जो है वो डिपॉजिट करते हैं दूसरे बैंक अकाउंट में, तो यहां पर जो बैंक है, दूसरी बैंक है, वो आपकी रिपोर्टिंग कर सकता है। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा आपने पैन कार्ड के केस में और आधार कार्ड के केस में 5 लाख की लिमिट है, इससे ज्यादा अगर कैश जमा कर दिया तो वो भी आपकी रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देगा। हालांकि दोनों ही ट्रांजैक्शन नलीफाई हो जाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स की नोटिस एक बार आ गई तो सिर्फ ये ट्रांजैक्शन नहीं देखा जाएगा, अगर आपने कोई और ट्रांजैक्शन करके रखा है तो वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ सकते हैं। जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है या शेयर मार्केट के कोई ट्रांजैक्शन करें, आईटीआर नहीं भर रहे हैं, तो वो भी आपके ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ट्रांजैक्शन के फिर बारे में डिटेल जानकारी आपसे मांगेगा, तो ऐसी गलती कभी ना करें। कैश निकालकर कैश जमा करें। ऑनलाइन से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट दोनों का प्रॉपर होना चाहिए। नहीं होगा तब दिक्कत आपको आ सकती है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।